Good morning students, you are once again with Ashu Arora, teacher of APS. Yes students, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हमारा चैप्टर है आज का, दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ क्लास +2. Okay, what is the consumer protection? In this chapter we will read how the consumers can be exploited by the producers and sellers and how this type of exploitation can be checked. क्लियर मीन्स हमने यहाँ पे इस चैप्टर में ये स्टडी करना है कि प्रोड्यूसर या सेलर्स किस टाइप से कंज्यूमर को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं बाय देयर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड माल प्रैक्टिसेस. क्लियर एंड बट आवर गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड सम रेगुलेशंस एंड लॉज बाय व्हिच the consumers can be protected. So in this video we will discuss about the consumer protection. First of all we will discuss the concept of consumer protection. What is the consumer protection? Means protection of consumer. Protection of consumer किसके against protection मिलेगी? Against the unfair trade practices of the producer and seller. Means I have told you producer and sellers they want to maximize their profit by exploiting the consumer, but we have learned consumer is the king of the free market economy. आज के डेट में क्या है, consumer is the king of the market. Clear? There are two concepts. First one is यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को नोट डाउन नहीं करवाया है, just we will discuss, that is the caveat emptor. Caveat emptor means let the caveat emptor का मीनिंग है let the buyer beware. क्या है इसका मीनिंग? let the buyer beware means buyer से सावधान रहो. उसके बाद है caveat venditor means let the seller या vendor beware. This concept has changed now, and now in these days what is the concept? That is the caveat venditor means let the seller beware means seller से सावधान रहो, because I have told you seller wants to maximize their profit by the exploitation of the consumer, but the Indian government has provided many laws and many regulations by which the consumer must be protected. Clear? And what is, now we will learn what is the consumer protection. Since time immemorial, businessmen have adopted unfair and manipulative techniques to cheat consumers and maximize their profit margin. ठीक है? Since time immemorial का मीनिंग है कि काफी टाइम से हम लोगों ने देखा है कि बिजनेसमैन क्या करते हैं, by their unfair and manipulative techniques they want to maximize their profit margin. ठीक है? कैसे maximize करेंगे? To cheat the consumers. The government, अब मैंने अभी आपको क्या बताया, the government now has provided some या framed some laws. The government therefore felt that it was necessary to control the exploitation of consumers and protect them. गवर्नमेंट ने ये फील किया कि ये जरूरी है कि कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन रोका जाए और उन्हें कंज्यूमर्स को मींस के प्रोटेक्ट किया जाए. क्लियर? अब कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन ऐसे तो रोका नहीं जा सकता. मार्केट में क्या हम एक सेलर के पास जाके उन्हें ये कहेंगे कि आपका ये प्राइस ज्यादा है तो आपको इससे कम करना चाहिए, या इस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है तो आपको इससे कम करना चाहिए. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. क्लियर? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए कई लॉ जो है एक्ट बनाए. इनको अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है? देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसका मीनिंग क्या होगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रेफर्स टू नॉट ओनली प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू कंज्यूमर्स, सिर्फ कंज्यूमर्स को एजुकेशन ही नहीं देनी है रिगार्डिंग देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल्सो हेल्पिंग देम इन गेटिंग देयर ग्रीवेंसेस रिड्रेस्ड. सिर्फ कंज्यूमर्स को एजुकेट ही नहीं करना है रिगार्डिंग देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट दे हैव टू हेल्प, उन्हें हमें हेल्प प्रोवाइड करनी है इन गेटिंग देयर ग्रीवेंसेस रिड्रेस्ड. मींस ग्रीवेंसेस होती हैं उनकी शिकायतें, उनकी कंप्लेंट्स, एंड रिड्रेस्ड होता है उनकी कंप्लेंट्स को सॉर्ट आउट करना.
मतलब क्या है कि उनकी जो कंप्लेंट्स है उन्हें भी सॉर्ट आउट करवाना है. दिस इज ऑल्सो कम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन. क्लियर? तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या होगा अगर हम इन नटशेल बात करते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन? द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड सेलर. क्लियर? सेलर्स एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर्स बाय, कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? बाय द अडल्ट्रेशन ऑफ द गुड्स. अडल्ट्रेशन होता है मिलावट करना. क्लियर? बाय द अडल्ट्रेशन ऑफ द गुड्स. सेकंड वन इज पुअर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना. नेक्स्ट थर्ड वन इज मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स. एडवर्टीजमेंट मिसलीड करना मतलब कि जो चीज किसी प्रोडक्ट में नहीं है, जो क्वालिटी किसी प्रोडक्ट में नहीं है, बट हम कंज्यूमर्स को मिसलीड कर रहे हैं. दे हैव टू बाय द प्रोडक्ट. जैसे कि लक्स की ही ऐड आती है. लक्स में क्या होता है कि गोरापन मिल जाता है, बट क्या किसी को लक्स से फेस वॉश करने से कभी गोरापन मिला? किसी को भी नहीं मिलता. क्लियर? तो ऐसे जो है दीज आर कॉल्ड द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स. ऐसे कितने सौ बातें, जैसे कि अब एक ऐड आती है, गोदरेज नंबर 1 शॉप की ऐड आती है. उसमें ये दिखाया जाता है कि आपको उस शॉप से किस तरह से गोरापन मिल रहा है, किस तरह से फ्रेशनेस मिल रही है. क्लियर? बट ऐसा नहीं होता है. जस्ट दीज आर द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स. क्लियर? तो ये कंज्यूमर को जस्ट अट्रैक्ट करने के लिए होती है, बट अट्रैक्ट करने के लिए है. अब नो डाउट कोई भी सेलर है वो अपनी एडवर्टीजमेंट ऐसे ही डालेगा कि कंज्यूमर उसका प्रोडक्ट परचेज करें, तो वो सारे के सारे एफर्ट्स उस एड में लगा देता है कि कंज्यूमर्स उसका प्रोडक्ट परचेज करना. इट डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर हाउ दे विल असेस दैट प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट को किस तरह से एग्जामिन करके किस तरह से अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे. ये नहीं है कि होली सोली दे विल ट्रस्ट ऑन द एडवर्टीजमेंट. क्लियर? तो एक्सप्लॉयटेशन इन 3 तरीकों के अलावा 2 और मेथड्स में जिनसे सेलर एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं. वो क्या है? एक तो उनका अंडरवेट. यस, प्रोडक्ट को अंडरवेट करना, जैसे कि शॉर्ट मेजर्स एंड अंडरवेट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को कम तोल देना. क्लियर? नेक्स्ट वन, बट अब तो क्या इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स आ गई हैं, तो फिर वहां पे क्या होता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता. बट समटाइम्स क्या होता है कि अगर आप मार्केट में जाते हो, वेजिटेबल परचेज करने के लिए जाते हो, तो अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन नहीं होती है, तो फिर आप क्या करते हो कि जो उनके पास वो उनका अपना तराजू होता है, तो समटाइम्स क्या करते हैं उसके नीचे क्या होता है कि और वेट लगा देते हैं, मैग्नेट लगा देते हैं. मैग्नेट से क्या होगा कि जो आपकी वेजिटेबल होगी या आपने जो भी फ्रूट परचेज किया होगा वो अंडरवेट हो जाता है. नेक्स्ट वन इज द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी ऑफ द गुड्स बाय होर्डिंग द गुड्स. आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी, आर्टिफिशियल कमी क्रिएट करना मार्केट में होर्ड करके सामान को, कि इस टाइम पे हमने आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट कर दी है. सपोज वी आर द सेलर्स, हमने आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट कर दिया है, लेकिन आने वाले टाइम में जब एकदम से ही उसकी कमी हो जाएगी तो हम अपना होर्ड किया हुआ माल जो है मार्केट में लेके आएंगे, वो भी डबल ट्रिपल प्राइसेस पे. दिस इज बाय दिस मीन्स द जो प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स हैं, दे एक्सप्लॉइट द consumers. Clear? So these are the ways by which the sellers and producers exploit the consumers, but the Consumer Protection Act provide protection against these malpractices, against these unfair trade practices. Okay, this was the definition and I have also explained you the meaning and definition. Next one is the legal protection to consumers. Yes, I have told you government, मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट therefore felt that it was necessary to control the exploitation of consumers. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया? लीगल फ्रेमवर्क किया है. किसके लिए? a number of regulations which provide protection to consumers and some of these regulations. First क्या है? First one is the Consumer Protection Act 1986. Yes, Consumer Protection Act 1986 क्या है? According to this act क्या है? ये एक्ट क्या है? कंज्यूमर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही हमारी कंट्री में जो है मेन अभी तक चल रहा है, इसके अंदर जो है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है.
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेफगार्ड द कंज्यूमर्स अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट सेफगार्ड करता है? डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। क्लियर? इसके अंडर क्या है? देयर इज द 3 टायर मशीनरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, मींस कंज्यूमर को अगर कोई प्रॉब्लम है देन दे कैन रेज देयर वॉइस इन डिस्ट्रिक्ट फोरम, जो मैंने बोला 3 टायर मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। क्लियर? यहाँ पे कंज्यूमर जो है अपने एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं, बट ऐसे ही नहीं है कि हमने मार्केट से सपोज कि एक मेडिसिन परचेज किया या एक स्ट्रेट मेडिसिन की ली है और वो हमारी जो है एक्सपायरी थी और हमने उसके अगेंस्ट आवाज उठानी, हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में इसके अगेंस्ट अपील करेंगे। नो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी क्या है, आपने कितने रुपीस का माल जो है परचेज किया है, अकॉर्डिंगली डिस्ट्रिक्ट फोरम में उसके अगेंस्ट ही आप क्या कर सकते हो, अपनी वॉइस रेज कर सकते हो, आवाज उठा सकते हो। क्लियर? आई थिंक डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 करोड़ एंड अबव का होता है कि 1 करोड़ तक की अगर आपने माल परचेज किया है और उसके अगेंस्ट सेलर आपको मतलब एक तरह से आपको जो सर्विसेज है प्रोवाइड नहीं कर रहा है, देन यू कैन रेज योर वॉइस इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट इज द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। यस, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि बायर्स ऑफ द गुड्स इन केस ऑफ गुड्स परचेज डू नॉट कंप्लाई विद एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटीज, मींस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स क्या अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट की सेल की है तो उसके अंदर जो हमारा बायर है उसको कुछ भी वारंटी या गारंटी जो भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, तो वो अगर नहीं प्रोवाइड की जाती है तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो है वो अब उसको क्या करता है, एक तरह से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट उसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? तो उसके बाद है हमारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। यस, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या कहता है? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बोलता है कि कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, ये इसके अंदर क्या है, कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, कंट्रोल ओवर द टेंडेंसी टू इंक्रीज द प्राइसेस एंड कंट्रोल ओवर द अनसोशल एक्टिविटीज लाइक प्रॉफिटरिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट मींस इस एक्ट का मेन एम क्या है? मेन एम क्या है इसका? कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन सप्लाई, कंट्रोल ओवर द टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज द प्राइसेस एंड कंट्रोल ओवर द अनसोशल एक्टिविटीज। अनसोशल एक्टिविटीज कौन सी होती है? प्रॉफिटरिंग होते हैं, होर्डिंग हो गया एंड ब्लैक मार्केटिंग। नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट क्या है? मतलब अंडर दिस एक्ट क्या होगा? देयर इज अ प्रोविजन टू चेक द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, देयर इज अ प्रोविजन टू चेक द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मींस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का यहाँ पे क्या मीनिंग है? यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को चेक करना। दैट इज the products are placed in the separate categories according to the standards. The products are placed in the separate categories according to the standards, and in this way products are marked according the standards and make it easy to recognize them. इसमें क्या होगा? जो भी हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है हम अकॉर्डिंगली क्या करेंगे? दैट प्रोड्यूस मस्ट बी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसे क्या करना, हमने स्टैंडर्डाइज करना है, ठीक है, जिससे कि हम उसे इजीली रिकॉग्नाइज कर सके। ठीक है, अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर क्या है? देयर इज अ डिफरेंट मार्क टू इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। दिस मार्क इज नोन एज द एग मार्क। जो भी हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं ना उनके ऊपर क्या? एग मार्क मींस एग्रीकल्चरल। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। क्लियर? नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट क्या कहता है? यस, अंडर दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स अगेंस्ट द अडल्ट्रेशन ऑफ द फूड। अडल्ट्रेशन मींस मिलावट। क्लियर? प्रिवेंशन होता है बचाव करना। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, अंडर दिस एक्ट क्या है? देयर इज अ प्रोविजन टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट अगेंस्ट अडल्ट्रेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स। नेक्स्ट
नेक्स्ट द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स, मैंने अभी बताया ना एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो सकता है, शॉर्ट मेजर्स एंड उसके अगेंस्ट कैसे हो सकता है कि शॉर्ट मेजर्स एंड अंडर वेट ऑफ द गुड्स। तो स्टैंडर्ड ऑफ द वेट एंड मेजर्स एक्ट, मेरा वेट का स्टैंडर्ड फिक्स कर देना। जैसे कि अगर आप कुछ भी ऐसा लिक्विड मार्केट से परचेज करते हो, जैसे कि सपोज रिफाइंड आता है, ठीक है, रिफाइंड सनफ्लावर रिफाइंड आता है, तो फिर उसमें क्या होता है, होता 1 लीटर लिखा होता है कि हम शॉपकीपर को क्या बोलते हैं कि 1 लीटर सनफ्लावर रिफाइंड दे दो, तो 1 लीटर में स्टैंडर्ड क्वांटिटी उसकी कितनी होती है 900 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितना मिलेगा 900 मिलीलीटर, ये स्टैंडर्ड है, क्लियर। 900 या 9, 10, 20 के अराउंड होता है, मतलब 1 का 1 नहीं होता उसमें। तो ये है हमारे स्टैंडर्ड्स के अंडर दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट द लेस वेइंग एंड मेजरिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज द ट्रेड मार्क, ट्रेड की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, TRAD की, द ट्रेड मार्क्स एक्ट। यस, ट्रेड मार्क्स एक्ट क्या होता है कि कोई भी अगर आप प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करते हो उसका पर्टिकुलर एक ट्रेडमार्क होता है। जैसे कि आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस परचेज करते हो, दैट मस्ट बी ऑफ ISI मार्क, क्लियर। जो भी ISI मार्क होते हैं उनमें उनसे हमें गारंटी मिलती है कि इनसे हमें करंट नहीं लगने वाला, हमें शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द कॉम्पिटिशन एक्ट। यहां से ऊपर से हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं अभी तक डिफाइन किया, ठीक है, अभी करते हैं इसको भी। द कॉम्पिटिशन एक्ट, द कॉम्पिटिशन एक्ट क्या कहता है, कॉम्पिटिशन एक्ट, दिस एक्ट हैज रिप्लेस्ड द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये एक्ट जो है रिप्लेस किया गया है किससे, द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। और दिस एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर अगेंस्ट, और ये एक्ट कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करते हैं, अगेंस्ट द एक्टिविटीज हिंडरिंग कंपटीशन बाय द बिजनेसमैन इन द मार्केट। ये एक्ट प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन अगेंस्ट द किसके, द हिंडरिंग कंपटीशन ऑफ द बिजनेसमैन इन द मार्केट। नेक्स्ट इज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट क्या कहता है, BIS क्या कहता है, अंडर दिस एक्ट द BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड इसके मेजर 2 फंक्शन है। फर्स्ट क्या है, इट डिसाइड्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्या है, इट हियर्स द कंप्लेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स अगेंस्ट ISI मार्क्ड प्रोडक्ट्स। अ सेपरेट ग्रीवियंस सेल हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस, क्लियर। ये आपको आ गया समझ में, सारे के सारे प्रोटेक्शन एक्ट। जैसे कि और एक यहाँ पे रह गया हमारा द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982। यस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982 क्या कहता है, अंडर दिस एक्ट ये क्या कहता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मींस ये एक्ट हमें ये एक्सप्लेन करता है, दिस एक्ट लेज डाउन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, means this act also explain, क्या explain करता है, also explains the conditions under which the aggrieved party can move against the defaulting party। इसमें ये एक्ट हमें ये एक तरह से राइट प्रोवाइड करता है कि जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, यानी कि जिसे कंप्लेंट होती है, जैसे कि बायर होता है, वो डिफॉल्टिंग पार्टी के अगेंस्ट किस तरह से अपनी अपील कर सकता है। ये दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्लियर। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को और तरह से भी एक्सप्लेन करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें क्या बताता है, ये बताता है कि कंडीशंस बताता है इन विच द प्रॉमिसेस मेड बाय द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी बाइंडिंग टू ईच अदर, क्लियर। मतलब क्या है कि अब देखिए अगर कोई भी सेलर है, ठीक है, सेलर क्या करता है कि अगर वो बायर को ये कहता है कि जैसे कि अभी मैं बताती हूँ आपको अपना ही पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले जो है अपने मोबाइल का चार्जर परचेज किया था। मेरा चार्जर में थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया था, तो मैंने अपने मोबाइल का चार्जर जो है वो परचेज किया था और मुझे शॉपकीपर ने कहा है कि इसके जो ये चार्जर जो है ना 3 मंथ्स के लिए आपकी वारंटी है इसकी, मीन्स अगर 3 मंथ में इसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो आप चेंज कर सकते हो। तो ये सेलर ने मेरे साथ एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्लियर। ये 3 मंथ्स का उसका कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर मतलब एक तरह से प्रॉमिसेस आ जाते हैं ना इसमें
प्रॉमिसेस आ जाते हैं कि जो सेलर और बायर के बीच में होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर उस टाइम पीरियड के अंदर अगर बायर को कोई प्रॉब्लम आती है, देन द बायर कैन अप्रोच टू द सेलर। क्लियर? तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर? These were the legal protection to the consumers. उसके बाद हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यस, मैंने आपको बताया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोवाइड करता है, सेफगार्ड करता है कंज्यूमर को किसके अगेंस्ट? द डेफिशिएंट सर्विसेज, द एक्सप्लॉयटेशन, जो उसको कंज्यूमर को जो एक्सप्लॉयटेशन होती है वो कैसे? अगेंस्ट द डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। क्लियर? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये प्रोवाइड करता है। इसके अंदर हमारे कंज्यूमर्स को क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम वो पढ़ेंगे। तो कंज्यूमर्स के राइट्स क्या है? कंज्यूमर्स के राइट्स का मीनिंग है कुछ कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किए गए हैं राइट्स, जैसे कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। यस, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का यहाँ पे क्या मीनिंग है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मीन्स अगर कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है या कर रहा है, देन एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी ऑन दैट प्रोडक्ट। मीन्स उसका राइट बनता है कि वो कोई इंफॉर्मेशन जाने। क्लियर? सपोज कि आप कोई मेडिसिन ही परचेज करते हो, एक स्ट्रिप आपने मेडिसिन की परचेज की, सपोज डिस्प्रिन ही परचेज किया, तो आप जब डिस्प्रिन परचेज करते हो ना, डिस्प्रिन का एक स्ट्रिप 6 to 10 रुपीज की आती है, तो आप उसके पीछे उसकी एक्सपायरी चेक करते हो। क्लियर? आज तक हम लोगों ने कभी भी ये नोटिस नहीं किया कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग चेक करते हैं, उसकी एक्सपायरी चेक करते हैं। दिस इज द राइट टू बी इन्फॉर्म के कंज्यूमर को राइट है कि उसे हर टाइप की वो इंफॉर्मेशन मिले जो वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। नेक्स्ट इज द राइट टू सेफ्टी। यस, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि राइट टू सेफ्टी, किसी भी कंज्यूमर को अपनी सेफ्टी का राइट है। तो सेफ्टी का राइट है तो वो कैसे है? द कंज्यूमर हैज द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर हजार्ड्स टू द लाइफ एंड हेल्थ। कंज्यूमर्स को उन गुड्स के अगेंस्ट अपनी सेफ्टी का राइट है जो उनकी लाइफ के लिए हजार्ड्स हैं, यानी कि डेंजरस हैं। ठीक है? लाइक मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है कंज्यूमर को ये चाहिए कि वो जो है ISI मार्क जो है वो गुड्स परचेज करे। ठीक है? फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है? तो प्रोडक्ट्स may not conform to the safety norms and might cause serious injury. Thus, consumers are educated and they should use electric appliances which are ISI mark. Clear? अब हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को तो हम गारंटी नहीं ना दे सकते। समझ में आ गई ना बात? तो ISI मार्क जो होते हैं उनसे हमें अपनी सेफ्टी की गारंटी मिल सकती है। नेक्स्ट इज द राइट टू हियर। यस, राइट टू हियर क्या है? The consumer has the right to file a complaint and to be heard in the case of dissatisfaction with the goods and services. Clear? इनके कंज्यूमर के पास राइट होना चाहिए कि वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सके अगेंस्ट द अगर वो अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो। नेक्स्ट इज द राइट टू चूज। अब देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब अगर आप बाथिंग बार को ही ले लो, कितने टाइप के प्रोडक्ट हैं? हर एक सोप की अपनी अपनी पर्टिकुलर एड होती है, जैसे डव की एड होती है। ठीक है? डव में क्या दिखाते हैं कि उसमें दिखाते हैं कैसे आपकी जो स्किन है वो कैसे सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है? और उसकी एड आती है, एक पियर्स की एड आती है, कहते हैं आपका चेहरा मेरे लिए लकी है, तो उसमें इस टाइप की एड बना दी जाती है। लक्स की एड आती है, दीपिका पादुकोण आती है। ठीक है? उसमें भी यह दिखाया जाता है कि आपको किस तरह से गोरापन मिल सकता है। और ऐड आती है जैसे गोदरेज नंबर 1 का मैंने एग्जांपल दिया। क्लियर? तो इसमें क्या है? द कंज्यूमर्स हैव द राइट टू चूज दैट प्रोडक्ट व्हिच ही वांट्स टू बाय। उसे कंपेल नहीं किया जाना चाहिए, वो राइट कंज्यूमर के पास होना चाहिए। वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कैसे चूज करता है। नेक्स्ट, राइट टू सीक रिड्रेसल। यस, अब कंज्यूमर अगर इफ द कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर प्रोडक्ट दैट ही हैज bought फ्रॉम द seller, then if there is any problem in that product, whether that is the electrical appliances, then he must have the right to seek redressal against that grievances which has caused by that product. समझ में आ गई बात? सपोज जैसे कि हम
हम अगर एक मार्केट से एलईडी बल्ब परचेज करके लाते हैं तो उसके ऊपर वो जो है ना जो शॉपकीपर होता है उसके ऊपर उसकी वारंटी लिख के देता है कि आपका ये 6 मंथ चलेगा, 1 ईयर चलेगा, कितना चलता है। अगर उस टाइम पीरियड से पहले वो खराब हो जाता है देन वी हैव द राइट टू चेंज दैट एलईडी बल्ब। क्लियर? नेक्स्ट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। यस, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, it has the right of the consumers to get education for regarding their rights and responsibilities. क्लियर कि कंज्यूमर के राइट्स क्या है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। राइट तो कंज्यूमर के हैं कि कंज्यूमर का अगर कोई प्रोडक्ट खराब निकल आता है तो उसे चेंज करवाने का राइट रखता है अगर वो टाइम पीरियड के अंदर है। कंज्यूमर के पास राइट है टू बी इन्फॉर्म्ड, वो किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, उसके एक्सपायरी, उसके इंग्रेडिएंट्स को जानना अगर चाहता है देन ही हैज द राइट कि वो उसके बारे में जाने। देन राइट टू सेफ्टी, मतलब क्या है कि जैसे कि हम मार्केट से कोई चीज परचेज कर लेते हैं और उसके ऊपर जस्ट वो ट्रांसपेरेंट पैकिंग में है, तो अगर घर आके वो खराब निकल आती है देन हम अपने सेलर को कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं कि उसने हमें खराब चीज दिया। देन एट दैट टाइम हमारी वो ड्यूटी बनती है कि हम प्रोडक्ट को देख के खरीदें। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे राइट्स हमारे पास हैं, राइट्स तो सेलर के पास भी होते हैं। देन राइट टू हियर, देन राइट टू चूज, राइट टू सीक रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये थे कंज्यूमर के 6 राइट्स। उसके बाद है कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब सिर्फ कंज्यूमर के पास राइट्स तो नहीं है, देन कंज्यूमर को हमने एजुकेट करना है रिगार्डिंग देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट कंज्यूमर के पास राइट्स ही नहीं है, कंज्यूमर की अपनी ड्यूटी भी बनती है। अगर कंज्यूमर मार्केट से कोई परचेज कर रहा है कोई भी प्रोडक्ट, सपोज मैंने भी एग्जांपल दिया था डिस्प्रिन ही परचेज कर रहा है, तो डिस्प्रिन अगर परचेज कर रहा है तो उसके पास राइट है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग चेक करे, उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करे, उसकी एक्सपायरी चेक करे, वो उसकी अपना राइट बनता है वो चेक करे। लेकिन उसकी अपनी मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि वो चेक करे। अगर वो चेक नहीं करता है और उसके बावजूद वो डिस्प्रिन क्या होती है, वो एक्सपायर्ड हो चुकी होती है और घर आके वो 1 टैबलेट डिस्प्रिन की ले लेता है और उसको कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लाइक इचिंग हो जाती है या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, देन फॉर दैट केस दैट सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ओनली द बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल इन दैट केस। क्योंकि बायर के पास, कंज्यूमर के पास राइट है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। वो अपनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि अगर हम मार्केट से कोई परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट, हम उसकी एक्सपायरी चेक करें। समटाइम्स क्या होता है, अभी मैं आपकी एग्जांपल देती हूँ। अभी मैंने मार्केट से कुछ टाइम पहले परचेज किया था ट्रेसमे शैम्पू, ठीक है। अब ट्रेसमे शैम्पू मैंने सैशे परचेज किया और सैशे के ऊपर क्या होता है कि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम उसकी एक्सपायरी नहीं चेक करते हैं। बट दैट शैम्पू वाज एक्सपायर्ड। इन जो लॉकडाउन डेज चल रहे हैं ना, इनमें नया प्रोडक्ट तो आया नहीं था, ठीक है। तो वो मैंने शैम्पू परचेज किया। तो वो शैम्पू परचेज करने से जब मैंने वो यूज किया तो शैम्पू से मैंने 3 सैशे परचेज यूज कर लिया, 4 यूज किए इकट्ठे एट अ टाइम, बट वो फॉर्म नहीं बनी। फॉर्म क्यों नहीं बनी? बिकॉज दैट शैम्पू वाज एक्सपायर्ड। तो ये हम सेलर को मैंने इसके लिए जाके ब्लेम नहीं किया, वो तो अगर मैं परचेज कर दी, आई एम नॉट ए इलिटरेट पर्सन, ठीक है, तो मुझे उसकी एक्सपायरी खुद चेक करनी चाहिए थी। तो इसलिए वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज कर रही हूँ तो मैं उसकी एक्सपायरी चेक करूँ। तो मेरी, अगर मुझे गवर्नमेंट ने राइट्स दिए हैं तो मेरी कुछ ड्यूटीज भी बनती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती है। हम हर काम के लिए, हर एक उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल सेलर को नहीं ठहरा सकते। तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी हमें फुलफिल करनी है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती है, आप वो देखिए। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस एंड यूज द प्रोडक्ट सेफली। अगर हमें मैन्युफैक्चरर, उसके बाद ना समटाइम्स क्या होता है, सपोज कि आपके घर में आपको कोई छोटा भाई बहन है, उससे कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है या फीवर हो जाता है, हम क्या करते हैं कि आसपास में जो केमिस्ट होता है ना, उसे कफ कोल्ड की मेडिसिन ले आते हैं। बट आपने कभी भी जो उसकी सिरप होता है ना, सिरप की जो बॉटल होती है उसके ऊपर लिखा होता है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, बट हम फिजिशियंस की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं ले रहे होते हैं। हमें जो केमिस्ट ने दे दिया तो हमने वही ले लिया। केमिस्ट इज द केमिस्ट, नॉट अ फिजिशियन, कोई डॉक्टर नहीं होता है वो, ठीक है। तो इसके लिए जो रिस्क एसोसिएटेड होता है फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फॉलो द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस एंड यूज द प्रोडक्ट सेफली। मैन्युफैक्चरर ने तो लिख दिया, ठीक है, यूज डायरेक्टेड एज बाय द फिजिशियन, बट हम
मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, इट्स आवर मॉरल ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है, हम अपने रिस्क पे वो जो मेडिसिन है यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द read labels carefully so as to have information about prices, net weight, manufacturing and expiry dates. नेक्स्ट हमारी ड्यूटी क्या बनती है, वी beware about various goods and services available in the market so that an intelligent and wise choice can be made. ठीक है, हमें उसकी जो हमने जैसे कि अब सोप है, ठीक है, सोप में क्या होता है कि हमें खुद अपनी समझ से भी, अपने अंडरस्टैंडिंग से भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए ना, क्योंकि बिकॉज देयर आर वेरियस चॉइसेस इन द मार्केट. नेक्स्ट, ओनली बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स as they provide quality assurance. Thus, look for ISI mark on the electric goods, FPO mark on food products and hallmark on gold jewelry. हॉलमार्क की ज्वेलरी तो मैं भी प्रेफर करती हूँ बिकॉज आई परचेज ओनली हॉलमार्क ज्वेलरी. मैं हमेशा हॉलमार्क ज्वेलरी परचेज करती हूँ बिकॉज अगर आपने आज ज्वेलरी परचेज की है तो जब आप उसे रीसेल करने जाओगे, अगर आप वैसे सिंपल ज्वेलरी परचेज करते हो ना तो आपका वेट होता है और वो आपको 60 to 70% ही उस ज्वेलरी का मिल पाता है, वो भी समटाइम्स डिपेंड करता है, उतना भी नहीं होता है. बट हॉलमार्क ज्वेलरी हमेशा 92.6 या 92.8% के अराउंड हमें मिलता ही मिलता है. क्लियर. और अभी मैंने बताया ना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए एगमार्क, ये जो है हमें हमारी क्वालिटी एश्योरेंस हमें प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज द assert yourself to ensure that you get the fair deal. अपने आप को भी देखो कि आप सेलर से जो डील कर रहे हो वो फेयर डील कर रहे हो. अब इसमें सेलर तो नहीं ना आपको बताएगा कि ये चीज कैसी है, ये चीज कैसी नहीं है, वो तो कहेगा दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट. क्लियर. तो ये आपने भी चेक करना है. जैसे मैं आपको एग्जांपल एक और देती हूँ. मार्केट से अभी कुछ टाइम पहले मैंने मैक्रोनी परचेज की. मैक्रोनी जो है 2 टाइप्स की आती है, एक तो मैदा की आती है और दूसरा किसकी आती है, सूजी की आती है. तो ये अब जो शॉपकीपर है ना वो तो मुझे ये कह रहा था नहीं मैम ये जो है ये मैंने उससे कहा ये सूजी की है या मैदे की है. ठीक है, उसने कहा कि नहीं ये सूजी की है. बट मैंने उससे खुद जब अपने हाथ में उठा के चेक किया बिकॉज मुझे तो मालूम है ना कि अगर मैं बनाती हूँ तो मैक्रोनी कि सूजी की है या मैदे की है. मैंने कहा नहीं भैया यू आर टेलिंग अ लाई, आप झूठ बोल रहे हो, ये मैदे की नहीं है, ये सूजी की नहीं है. कहता नहीं मैम हमारे पास तो यही सेल होती है, हमें तो यही पता है कि सभी लोग यही लेके जाते हैं. मैंने कहा अगर सभी यही लेके जाते हैं तो आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो, आप ये कह दो ना कि ये सूजी की नहीं है या आपको नहीं पता है. देन एट दैट टाइम ही वॉज साइलेंट, वो चुप हो गया था. क्योंकि अगर कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के लिए बोलता है ना तो सेलर के लिए जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होता. इसलिए सेलर की भी ड्यूटी बनती है कि वो उस प्रोडक्ट को चेक करके ले. होली सोली वो कंज्यूमर की ड्यूटी बनती है कि वो जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है वो चेक करके ले. वो होली सोली सेलर पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए उसे, क्योंकि आज की डेट में हर एक हाउसवाइफ को भी पता है, हर एक फीमेल मेंबर को पता है कि आज की डेट में जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज किया जाता है, ठीक है, जो वो अपनी किचन में यूज कर रहे हैं, कहीं पे भी यूज कर रहे हैं, तो वो देख के परचेज करें. नेक्स्ट इज द बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्करेज unscrupulous practices like black marketing and hoarding. Next, ask for a cash memo or on purchase of the goods and services. This would serve as a proof of the purchase made. अब जैसे जीएसटी के चक्कर में क्या हो जाता है कि हम लोग समटाइम्स क्या होता है बिल नहीं लेते, क्योंकि बिल अगर हम लेंगे तो जीएसटी लगता है उसके ऊपर, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, फाइल अ कंप्लेंट इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम in case of the shortcoming in the quality of the goods purchased or services availed. Do not fail to take action even when the amount involved is small. ठीक है, आपको खुद एक्शन नहीं लेना चाहिए अगर आपकी अमाउंट स्मॉल है, देन यू हैव टू गो टू द कंज्यूमर कोर्ट. नेक्स्ट इज द फॉर्म consumer societies which would play an active part in educating the consumers and safeguarding their interest. कंज्यूमर सोसाइटीज जो हैं हमें क्या करना चाहिए, वो फॉर्म करनी चाहिए जिससे कि हम कंज्यूमर्स के राइट्स को सेफगार्ड कर सकें. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द पोल्यूशन. हमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, लिटरिंग को अवॉइड करना चाहिए एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द अवॉइडिंग द पोल्यूशन. क्लियर. दिस वॉज द responsibilities of the consumers and rights we have already discussed.
We have also discussed the legal protection to the consumers, how the government have framed the various laws to protect the consumers, and meaning of the consumer protection. In this video, we have discussed all this. In the next video, we will complete the chapter. Clear? Till then, bye. Stay home and also stay with Ashu Arora. Okay.